सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और बजट के दिन से ही हम देख रहे हैं कि जब वफाकी बजट पेश हुआ उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुछ मामलात हमें ख़राब नज़र आए, कुछ मामलात बिगड़ते हुए नज़र आए। और जो बजट पेश हुआ है पहले तो उस पर कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हमें उस पर एतमाद में ही नहीं लिया गया। उसमें किस सूबे से मुताल्लिक क्या पॉलिसी रखी गई है, कितने टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो तरक्याती बजट है उससे मुताल्लिक नून लीग ने हमें किसी भी तरह के एतमाद में नहीं लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले एक नशिस्त हुई, फिर दूसरी नशिस्त हुई, और अभी तक कोई ऐसी खास कामयाबी मुस्लिम लीग नून को मिल नहीं सकी है कि वो पीपल्स पार्टी को मना सकें। अब जो बजट आया है जिसमें तनख्वाहदार तबके को बहुत ज़्यादा दबा दिया गया है, जिसमें एक्सपोर्टर्स तक पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है, तो टैक्सेस से भरपूर ये बजट कहा जा रहा है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, और आगे अब किन मामलात पर हुकूमत के साथ गैर मशरूत एक पोजीशन है, जो हिमायत है या जो सपोर्ट है वो चल सकेगी, मामलात आगे ख़राब होंगे या बेहतर होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो बजट आया उस पर चूंकि हर तबका फिक्र से एक रिएक्शन सामने आ रहा है, उस बजट को आपने कैसे लिया एज पार्टी, अगर आप बताना चाहें, या अपनी जो आपकी एज पॉलिटिशियन उस पर राय है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके को बहुत ज़्यादा उस पर बोझ लाद दिया गया है। फिर इसके साथ साथ हमने एक्सपोर्टर्स को देखा, यानी जो भी तबका है वो निकल कर ये बता रहा है कि हम पर अब टैक्सेस की भरमार हो गई है, तो ये आगे के हालात भी हमें मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो यह है जी कि इसके ऊपर हमारा जो पार्टी मौक़िफ़ है वो पार्लिमानी पार्टी देगी, इंशाल्लाह असेंबली के अंदर भी देगी, बाहर भी देगी। अभी उस पर क्योंकि वो अपनी मशावरत कर रहे हैं नेचुरली, उसके बाद हम अपना कोई हतमी मौक़िफ़ दे सकेंगे। सो उसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। रही बात, ये बजट टैक्सेस से भरपूर है, और ये है, हाँ टैक्सेस बहुत लगे हैं, लेकिन एक खबर ये थी कि तनख्वाहदार तबके पर बम बरसा दिए गए। मुझे हैरानगी है कि मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, गिवन सर्कमस्टांसेस, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया है और उनके टैक्सेस में 4% इजाफा किया, क्योंकि 20-21% टैक्स तो वो ऑलरेडी दे रहे हैं ना, उसको तो शामिल न करें। जो एडिशनल टैक्स ऊपर आया है उसी का जिक्र फरमाइएगा। तो ये तो जरूर है कि जो तबका एग्जेम्प्टेड था कल 5 लाख से, आज वो 6 लाख से एग्जेम्प्टेड है। 50,000 तक तनख्वाह वाले को तो कोई टैक्स नहीं है, और फिर प्रोग्रेसिवली इस टैक्स ने बढ़ना है। तो तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 25% इजाफा करके या 22% इजाफा करके हुकूमत ने 3-4% अगर उसको एडजस्ट किया है टैक्स को, तो ये यकीनन टैक्स तो एक बोझ होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना शोर किया जा रहा है। तीसरी गुजारिश है कि पाकिस्तान का आज तक कोई बजट ऐसा नहीं है जिसको अवाम ने कहा हो ये बहुत अच्छा बजट है। हर बजट के बारे में जनरल तासर यही होता है, क्योंकि बजट के अंदर आप नए तबकात को टैक्स करते हैं, टैक्स की प्रेफरेंस को रोकने की कोशिशें करते हैं, और तबकात को, और जब आपके ऊपर दबाव हो, जिस तरह आज इकॉनमी के ऊपर दबाव है, पाकिस्तान का आम आदमी से लेके वजीर आजम तक, आप सारे मीडिया पर्सन से लेके हम सब लोगों तक, हर बंदा जानता है, हर मर्दोजन जानता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, और गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है, और गवर्नमेंट मजबूर है। IMF बजट बहुत बातें हो रही थी, यकीनन IMF की शराइत है, लेकिन इसके अलावा हुकूमत के पास और क्या ऑप्शन है कि वो टैक्सेशन के चोरी रोके, कुछ टैक्सेशन को एडजस्ट करे। जो लोग टैक्स नेट में नहीं है और वो नॉन फाइलर होके 3-4% की एडिशनल अमाउंट दे के वो अपने मौजें कर रहे थे, अब उनको अगर हायर अमाउंट पर जाके टैक्स देना पड़ेगा तो वो टैक्स रेट में आएंगे, फिर उनकी सारी अशिया के ऊपर टैक्स आएगा। तो ये तो टैक्स की बेहतरी का एक निज़ाम है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप टैक्स एडजस्टमेंट भी ना करें, आप टैक्स रिफॉर्म्स भी ना करें, आप टैक्स की पिलफरेज भी ना रोके, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाए? ये तो अलादीन का चिराग ही हो सकता है। तो खैर साहब, ये 25% और 22% जो आपने बढ़ने की बात की, वो तो ज़ाहिर सरकारी मुलाजमीन है जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 14 लाख, 14.5 लाख, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 16-17 लाख होगी। अब इससे कई गुना वो लोग हैं जो कि प्राइवेट मुलाजमीन हैं, जो निजी इदारों में, प्राइवेट कंपनीज में जो लोग काम करते हैं,
उनकी तनख्वाहें तो ये 22 और 25% इस अंदाज से नहीं बढ़ी, ज़ाहिर उन पर तो ये टैक्स का निफाज हो चुका है। तो एक तो वो, और फिर जो टैक्स, पहली बात तो ये है, नहीं उन पर भी निफाज नहीं हुआ। देखिए एक बात, जो टैक्स बढ़ा है, साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी 32,000 से 37,000 रुपया उनकी तनख्वाह कर दी। 50,000 रुपया जिस बंदे की आमदन है, उसकी साल की आमदन 6 लाख होगी, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। 6 लाख रुपया तो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। उससे ऊपर जब कोई जाएगा स्लैब में, तो वही स्लैब सरकारी मुलाजिम के लिए होगा, वही प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तनख्वाहें बढ़ेंगी, और तो कोई रास्ता नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहले भी ये जो टैक्स की शरह है, उसमें को 3-4% इजाफा किया गया। ये जो हम कह रहे हैं ना कि 21% टैक्स, 22% टैक्स लगा दिया गया, हमें देखना चाहिए कि क्या पहले टैक्स की शरह क्या थी, अब जो बड़ा है वो एडिशनल टैक्स है। तो औकार साहब, ये टैक्स रिफॉर्म्स की आप बात करें, अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जहां उनकी इनकम पर टैक्स नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा है, रिटेलर्स को जो लाखों करोड़ों की तादाद में हुकूमत हर कोशिश के बावजूद भी टैक्स नेट में लाने में नहीं कामयाब हो सकी। तो टैक्स रिफॉर्म्स पर ये अमल दरामद इन सेक्टर्स को लेकर क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? रुकावट क्या है? ना पहले की हुकूमत ये कर सकी है, ना ये हुकूमत अभी तक इसमें कामयाब हो सकी है। ये कितना बड़ा मुश्किल काम होगा, टैक्स चोरी को रोकना और नए तबकात को टैक्स में लाना। ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे माफियाज हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं इंडस्ट्रीज के और सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज के। और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अपने अपनी जगह पे उनके प्रेशर ग्रुप्स टैक्सेशन करने नहीं देते, बहुत सारी उनके पास प्रेशर इस्तेमाल करने के तरीके, इंडस्ट्रीज नहीं लगने देती, कई इंडस्ट्रीज का अपना प्रेशर होता है, बहुत सारे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि रियल स्टेट टैक्स सेक्टर पे तो टैक्स कर दिया गया है, उनको तो अब लाया गया है कि जी भाई आप कैपिटल गेन टैक्स देंगे, और मिनिमम 15% है जो टैक्स पेयर है, जो फाइलर है, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 45% तक जाएगा। 2-3-4% का फर्क होता था नॉर्मली पहले, अब वो फर्क इतना विजिबल रखा जा रहा है कि बंदा अपने आप को टैक्स नेट में लाना प्रेफर करे या मजबूर हो जाए। इसी तरह आपने देखा कि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी टैक्स लग रहा है। जो जमींदार है, पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर टैक्स सूबों का काम नहीं है, वो मरकज का काम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो रखा गया है, उसकी आमदन पहले भी वो मौजूद है, और उसकी कलेक्शन को बेहतर करने का तरीका क्या बनाया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी मौजूद है। इस बजट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जरी इनकम टैक्स के ऊपर जो मद है, उसमें जो रेवेन्यू रखा गया, मुझे उसकी फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो है बहुत बड़ा नहीं है, अरबों में। उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्रेसिवली। आप या तो मुश्त आप देखिए ना, होना क्या, एक गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, उसकी एक जनरल मजबूरी होती है कि जो टैक्स मशीनरी है वो मेरे आपके भाई बनते हैं ना, सही, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, उनकी आदतें क्या है, उनके दिमागों में कोई चिप तो है नहीं कि जो हम चेंज कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इन्हीं से काम लेके अपने टैक्स बेस ब्रॉड करना है। और जो लोग मुख्तलिफ जगहों से, मैंने पहले कहा कि जिन लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप काम करते हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हैं, बट इसके बावजूद ये प्रोग्रेसिवली आस्ता आस्ता होगा। और बेकार साहब, ये ज़ाहिर है जो बजट की स्पीच थी, जो उस दिन इजलास था, उससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी ने एक मौके पर बाइकआउट का भी ऐलान किया, फिर वो एक मना कर और इसहाक डार साहब आए और चंद आपके लीडर्स को वो लेकर गए असेंबली में, वो सिलसिला अभी तक जारी है। तो अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? नून लीग के साथ जो मामला तय हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो कौन से नुकात हैं जिस पर पीपल्स पार्टी को इस वक्त एतराज़ है? चूँकि एक दूरी, एक स्पेस ऐसा लग रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त क्रिएट हो गया है। कि पहली गुजारिश यह है कि इत्तेहादी हुकूमतें जो होती हैं उनमें छोटे मोटे डेडलॉक बनते रहते हैं, उनमें रुकावटें आती रहती है, सेटल होते रहते हैं, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। दूसरी, हमने ये हमारे दीन का भी फैसला है ना कि आपस में कोई मुआहदा करो तो लिख लिया करो। तो हमने जब मुआहदा किया हुकूमत में शमूलियत का, तो उसका एक हमने मुआहदा लिखा था, और वो मुआहदा क्या था, उस मुआहदे के ब्रॉडर अभी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ब्रॉडर इशूज क्या थे कि जो सूबों के अंदर डेवलपमेंट, जो PSDP होगा, इकोनॉमी की तरक्याती प्रोग्राम है, वो सूबों के साथ शेयर करके बनाया जाएगा और हमें उस पर एतमाद भी दिया जाएगा। इसी तरह एक ये रखा गया कि जो सूबों के अंदर हमारी पार्टियां हैं उनको भी एतमाद में दिया जाएगा सूबाई बजट के ऊपर, खासतौर पर पंजाब में। और जो पंजाब के अलावा जो जिली डेवलपमेंट कमेटियां होंगी, उसके ऊपर भी हमारी जमात के लोगों को डेवलपमेंट कमेटी में आप शामिल करेंगे, ताकि ये एक मशावरती अमल जो है ये एक शराकतदारी बने।
और उसको हमने डॉक्यूमेंट किया। बजट से पहले भी हमने बार बार मुस्लिम लीग के माँ को ये बात याद कराई कि ये अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत अच्छा होता कि ये बात पहले तय कर ली जाती, लेकिन उनकी तरफ से इस बात को एक रूटीन मैटर लिया गया। लेकिन हमारी जमात की भी क़यादत के ऊपर शदीद दबाव था, प्रेशर था, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट कि वो कहते अच्छा जी हम ये तो नहीं कर सकते, हम अपने 3 बंदे भेज रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें, वो ऑनर ना करें, तो उसके मुताबिक चले। तो उसके ऊपर बहस हो रही है। मेरे ख्याल में हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये बेहतर होता। अब होने वाली मुशावरत, ये जो सूरत हाल बनी है, इससे पहले हो जाती तो ये बैड टेस्ट ना बनता। तो कायद साहब, ज़ाहिर है चूंकि बिल्कुल वो एन बजट का मौका था, इजलास उससे पहले इस मामले ने हाइप पकड़ी, तो इसलिए एक तासुर ऐसा आया कि शायद तलखी बहुत ज्यादा है, शायद फासले बहुत ज्यादा पैदा हो गए। अब आप ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, 2 बैठकों में तो कोई हल अभी तक निकला नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए ना, हम आखिरी वक्त तक हमारी एक टीम जो वज़ीर आज़म साहब से भी मिली, सीनियर हमारी क़यादत जो, और फिर उनके जो उनकी क़यादत बाकी जो है उनसे भी मुलाकातें होती रही, और उनको बताया जाता रहा कि भाई आप अपनी एग्रीमेंट पे अमल नहीं कर रहे, हमारी लीडरशिप के ऊपर बहुत सारा दबाव है पार्टी के अंदर से, और आप इन चीज़ों को एड्रेस कर लें। जब वो नहीं किया गया और आखिरी लम्हा आ गया, तो उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और बजट कोई स्पीच के अंदर ना बैठना, कोई इससे बड़ी क़यामत नहीं आ जाती। बजट तो पास होने का वक्त होता है ना, जब बैठना होता है, जब आपने वोट करना होता है, उसमें भी काफ़ी दिन है, ठीक हो जाएगा उसका। और शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा के तर्ज हुक्मरानी पर भी क्या पीपल्स पार्टी को कोई इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कुछ ब्यूरोक्रेसी में आप लोग क्या अपने लोगों की भी एंट्री चाहते हैं, या इस तरह की कोई कमिटमेंट हुई थी जो नून लीग ने नहीं पूरी की? देखिए, अपने लोग और पराए लोग तो नहीं, पाकिस्तान के लोग होने हैं, लेकिन हो सकता है किसी जगह पे हम भी किसी को रिकमेंड करें, या जो ऑटोनमस बॉडीज के ऊपर आप लगाते हैं चेयरमैन या कुछ अथॉरिटीज, उसके ऊपर जो भी बंदे, लेकिन वो जो भी रिकमेंड हम भी करेंगे तो वो भी तो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा, तो हम वो बंदा अकोमोडेट होगा ना। तो ये कोई बड़े डेडलॉक्स नहीं होते, लेकिन इसमें जो मुशावरत है वो सूबाई महासल के तकसीम या जो डेवलपमेंट बजट है उसके ऊपर बिल्कुल है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन का इशू है उस पर है, और कुछ इशूज है डिस्कशन हो रही है, ठीक हो जाएंगे। तो कैसे इसका मतलब मामले की संगीनी उतनी नहीं है जितनी इस वक्त महसूस की जा रही है? चूंकि इससे पहले जब हम हुकूमती नुमाइंदों से बात करते थे तो उनसे बात होती थी कि मौलाना साहब को कैसे मनाना है, पीटीआई के साथ कैसे बैठना है, लेकिन अब उनसे सवाल बन रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को कैसे मनाकर आप लेकर आएंगे, बजट पेश तो कर दिया, इसको मंजूर कैसे कराएंगे? तो अब उनसे भी ये सवाल होने लगे हैं। नेचुरली जी, मैंने तो पहले भी कहा ना कि ये बैड टेस्ट हुआ है, वो ये इससे पहले एड्रेस कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप जो करना है तो उससे पहले हो जाता। और हमने कोई नई चीज डिमांड नहीं की, जो हमारा पहले से तयशुदा बातें हैं, लिखी हुई है, उन पे अमल दरामद मांग रहे हैं। और आगे भी चलकर कायद साहब, चूंकि हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन करनी है, कुछ इदारों को, कुछ IPPs को, तो उस मामले पर भी क्या इन्हीं बैठकों में बात हो जाए, मामला तय हो जाए तो बेहतर है, या फिर वो जब मौका आएगा उसी वक्त फिर, चूंकि पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है प्राइवेटाइजेशन को लेकर और इस हुकूमत का एक अलहदा मौक़िफ़ है, तो अभी ये मामला तय होना है या फिर इनको अभी आगे के लिए छोड़ दिया गया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो बना है इस वक्त एक बैड टेस्ट बना। इस बैड टेस्ट को इस तरह देखना चाहिए कि इसको एड्रेस ऐसे किया जाए कि अब तो बजट पास करें, लेकिन बाकी इश्यूज के लिए भी इसको मिसाल बना लें, कि ये ना हो कि एंड वक्त पे आके लेजिस्लेशन करते हुए या किसी फैसले पे पहुंचते हुए बताया जाए। तो पहले जो रेड लाइन्स हैं किसी जमात की या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके ऊपर पहले डिस्कशन करके तो वे फॉरवर्ड डिज़ाइन कर लिया जाए। ये जो बजट के ऊपर सूरत हाल पैदा हुई है, ये आइंदा के लिए आसानियाँ भी पैदा करेगी। और जो अपोजिशन को इस वक्त ये उम्मीद हो रही है, चूंकि मौलाना साहब की जमात ये कहती थी पीपल्स पार्टी आधी हुकूमत है आधी अपोजिशन में, और आगे चलकर उनका टिल्ट अपोजिशन की तरफ ही हो जाएगा, तो वो उनकी उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाएगा, उनकी कोई उम्मीद पूरी होने नहीं जा रही। आप लोग के मामला तय हो जाएंगे, इम्कानात ज़्यादा यही हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा, इसलिए कि जो वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा। इस हुकूमत को छोड़ देने का मतलब है कि नए इंतखाब की तरफ जाया जाए। बिल्कुल, मतलब तो ये निकलता है। नया इंतखाब किसी को सूट कर रहा है क्या? मुल्क इस बात का मुतकाजी है, हालात इस बात के मुतकाजी है कि नया इंतखाब कराया जाए। मुतहम्मल है, अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, पहले ही एक क्यास है और उससे निकलने की कोशिश हो रही है। अब तो डायलॉग के जरिए कुछ रास्ते पैदा करने की कोशिश हो रही है। शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए हैं, अल्लाह करे को रास्ता निकल आएगा। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि
इससे बेहतरी के सामान पैदा करने की। तो कैसा इस बार इतनी मुश्किल क्यों हो रही है मौलाना साहब को मनाने में कि शहबाज साहब खुद भी जा रहे हैं, दीगर भी लीडरशिप उनसे राब्ते कर रही है, लेकिन वो अपने स्टांस पर अभी भी डटे हुए हैं, और अगर उनका स्टांस अपनी जगह पर असूली है या सही है तो फिर वो हुकूमत क्यों नहीं मान रही है? कमीशन बना दे तो वो पता चल जाए कि 8 फरवरी को क्या कुछ हुआ था, तो वो उन्हें भी थोड़ा सुकून आ जाएगा। जरा देखिए, अर्ज यह है कि वो एक शेर में जवाब दे सकता हूँ। इरशाद कीजिए। तालिब ने कहा था ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। सही। तो इसका मतलब अभी कुछ महीने मजीद लग जाएंगे मौलाना साहब को मनाने में, और इस दौरान अल्लाह करेगा जल्द हो जाएगा, अल्लाह करेगा जल्द हो जाएगा। अच्छा, और उसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार हो सकता है? कोई जरदारी साहब की तरफ से कोई राब्ता, कोई पैगाम? बिल्कुल, जरदारी साहब तमाम जमातों से मशावरत के ख्वाह हैं, हमेशा इस बात के दाई रहे हैं, और वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने बबांगे दौल असम्बली में बाहर जब कभी मौका आया उन्होंने कहा कि किसी जमात के साथ बशमूल अपने, किसी जमात के पास मुल्क के मसाइल का इस वक्त जो गंभीर मसाइल है उसका अकेले हल नहीं है, आइए सारे मिल बैठ के इसके ऊपर फैसले करें। तो वो भी कोशिश कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें कहेगी बिल्कुल करेंगे, अपने तय भी अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो ये कोशिश कर सकते हैं। मौलाना के साथ हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुक। और इन तमाम जमातों में जब जरदारी साहब मुफाहमत की बात करते हैं तो फिर पीटीआई को भी शामिल रखते हैं, चूंकि उनको भी आप लोगों ने पहले ऑफर तो की थी कि आए वो हुकूमत बनाए जब उनके पास नंबर ज़्यादा थे, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने ऑफर नहीं कबूल की। तो अभी भी उनसे मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है या एज अपोजिशन अब उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं सब? देखिए, एज अपोजिशन तो हम उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम तो उनको 2018 से कह रहे हैं ना कि आए बैठ के बात करें, और वो तैयार नहीं होते, वो गालियां देते हैं। हमने तो उनको जब उनकी गवर्नमेंट उनके खिलाफ अदम एतमाद होगी फिर भी कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं, और मुज़ाकरात करने के बाद मुज़ाकरात फाइनल हो गए, उनके मुतालिबे मान लिए गए, फिर इमरान खान साहब उससे हट गए। आपको याद होगा ना, तो कमेटियां बनी थी और मुज़ाकरात हुए थे, उस पीछे हट गए। ये भी जब इलेक्शन हुआ इसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने एक अपनी सीसी से फैसला करके एक मशावरती अमल शुरू किया, लेकिन जिस दिन रात को हमने फैसला किया और कमेटी बनी, अगले दिन सुबह खान साहब ने कहा इन 3 जमातों से डायलॉग नहीं होगा। तो इसको हमेशा इमरान खान ने ब्लॉक किया है, क्योंकि उनका मिजाज, उनको जो चीज सूट करती है वो तसातुम है, वो तनाव है, वो लड़ाई है, वो समझते हैं इसी से उनका फायदा हुआ है। क्योंकि मुल्क के अंदर भी लोगों में भी जो शिद्दत आई है, उनके आर्गूमेंट में नफरत का एलिमेंट बढ़ा है, उससे गाली गलौज बढ़ी है, सुंदी आ गई है, तो उससे खान साहब को जनरली फायदा हुआ, उनका ये एहसास है कि उन्हें फायदा हुआ है, लिहाजा वो समझ को बढ़ाना चाहते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल हमारी तरफ से तो हर रोज, सदर साहब ने तो अपनी पिछली जो चंद रोज पहले जॉइंट सिटिंग के अंदर उन्होंने स्पीच की, क्योंकि उन्होंने इसी ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, बिलावल साहब ने भी यही ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, और अभी भी अपोजिशन के लिए जो मुज़ाकरात की राहें हैं वो खुली हुई हैं, कम से कम पीपल्स पार्टी की हद तक, और इसमें देखते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में सदर आसिफ अली जरदारी क्या रोल प्ले कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का इस पूरी सूरत हाल पर, ख़ासतौर पर बजट के मामले पर मौक़िफ़ जानेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बजट आने के बाद हर जमात, हर तबका, हर शोबा और एक आम आदमी भी इस वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है, चूँकि जिस तरह से पूरा का पूरा टैक्स रेवेन्यू ऐसा लग रहा है कि इकट्ठा करने की कोशिश सैलरीड तबके से की जा रही है, और जो सेक्टर्स पहले से जिनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था वो अभी भी उसी तरह से मौजूद हैं। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स की जानिब या मुल्क का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की जानिब कोई इक़दाम हुकूमत क्यों नहीं उठा सकी? क्या प्लान्स हैं हुकूमत के, और आगे इस मामले को लेकर कैसे चलेंगे, मुल्क की इकॉनमी को कैसे मजबूत करेंगे? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये जो हमने देखा 2 रोज़ पहले बजट आया, उसके अगले दिन वज़ीर ख़जाना साहब से बड़े सख्त सवालात भी हुए, और कोई खातिर ख़्वाह उनके पास उसका जवाब नहीं था कि हुकूमत के एक्सपेंडिचर किस हद तक कम किए गए, ऑप्टिक्स के लिए आप लोगों ने क्या काम किया है, ज़रा लोगों को दिखाने के लिए कि हुकूमत ये इक़दाम उठा रही है, किस तरह से सैलरीड पर्सनस पर और जो एक्सपोर्टर्स हैं ख़ासतौर पर उन पर टैक्सेस में इजाफा किया गया है। तो ये आपकी नज़र में कैसा बजट था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नामदू व नसल्ली अला रसूल अल करीम। देखिए, आपको पता है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ हल्के का, और साथ साथ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कारोबारी लोगों को। मैं बिज़नेस कम्युनिटी का इलेक्टेड रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। देखिए, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का मेन जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तो यही थे जो कहते रहे कि एक तो बिजली के नर्ख ज़्यादा हैं, दूसरा पॉलिसी रेट जो बैंक का रेट है वो ज़्यादा है। तो इस बजट से तो पॉलिसी रेट का अलग नहीं था, लेकिन स्टेट बैंक ने बजट से 2-3 दिन पहले ही 1.5% 150 बेसिक पॉइंट जो है ना वो कम किए, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपके जो पॉलिसी रेट में और कर्ज के लेने का रेट है। फिर आप देखिए कि हम बिजनेसमैन ने जो है ना, देखिए कोई नया टैक्स तो लगा नहीं है। एक्सपोर्टर पे वो टैक्स लगा है जो एक्चुअल बनता है, जो उन हर एक ने देना है, यानी जो इनकम पे टैक्स है। आमदनी पे टैक्स पे किसी को नहीं। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत अरबों रुपए की उनकी आमदनी है। मेरे दोस्त अहबाब हैं वो, तो उस पर अगर किसी को ऑब्जेक्ट है तो क्या ऑब्जेक्ट है कि कोई एक दे और दूसरा ना दे। हाँ, ये बात ज़रूर वो कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइड भी दे, वो भी हम कहते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उनको भी बीच में शामिल करें। तो ये एक्सपोर्टर का जो टैक्स लगाई, तो कोई अगर कोई कहता है तो ज्यादती कर रहा है। एक आम आदमी पर जो एक तनख्वाहदार तबका है, कोई चीज नहीं है, 60,000 कमाता है या 60,000 से 1 लाख तक जिसकी आमदनी है, उसके टैक्स को जो डबल किया गया है, फिर इसी तरह से ऊपर के जो स्लैब्स हैं उनमें परसेंटेज बढ़ाई गई है। तो ये इसकी क्या बुनियाद थी, क्या सोच थी हुकूमत की इसके पीछे? ये देखो ना, ये भी खा मखा या तो स्टडी लोग नहीं करते। 50,000 तक टैक्स तो फ्री है, 50,000 से 1 लाख तक उसका टैक्स कितना है? 100 रुपये महीना। अब 100 रुपये महीने पे लोगों को इतराज है कि बड़ा वो महीने पे 100 रुपया, तो इससे बहुत ज्यादा शायद हुकूमत ने 100 रुपये तय क्यों, कैसे साहब कतल कलामी की माजरत, लेकिन ये कोई 1250 बनता था जो अब 2,500 हो गया है, तो ये इसमें 100% इजाफा हो गया है। तो कैसर साहब, ये जी जो फिगर्स मैंने आपको बताया, असल में एक्चुअल फिगर्स जो आ रहे हैं वो ये वाले हैं। अब हुकूमत ने शायद अपने रिकॉर्ड में वो 100 रुपये लिखा हो, लेकिन वो लिया तो वो 1200 का 2500 कर दिया। 1200 का 2500 साल में किया ना, एक महीने में तो 100 रुपया बढ़ा ना, 1200 रुपये साल का। और आप महाना की बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ये महाना की बात रुपया ज्यादा महाना की एक महीने पे उनको देना पड़ेगा। तो ये अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो पहली बार डायरेक्ट टैक्स लगाया है, इनडायरेक्ट टैक्स से आम आदमी को नुकसान होता है। हमने कोई ड्यूटी में इजाफा नहीं किया। अब एक्सेप्शन है कि सीमेंट में थोड़ा सा एक्साइज बढ़ी है, अब उसके अलावा हमने सेल टैक्स में इजाफे नहीं किए, एक्सेप्शन थोड़े से के साथ हमने वही टैक्स रखा है। और इनकम टैक्स से ज़्यादा टैक्स वसूल किया है ताकि आम आदमी को, अमीर आदमी टैक्स दे, वो जो लोग आमदनी करते हैं। तो इसमें या तो मुझे बता दीजिए कि जो इसमें कहाँ रेट बढ़ेंगे या कहाँ पास ऑन होगा। यही तो आप लोग सारे ऑब्जेक्ट करते रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएं। डायरेक्ट टैक्स अमीर आदमी देता है, हमने ये सारे टैक्स अमीर आदमी से लिए हैं। मुझे ये बताइए कि आम आदमी को कहाँ उनके तो देखे ना। तो कैसे साहब ये भी बता दें लगे हाथों के कितने बड़े बड़े जमींदार हैं, कितने ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास जो ज़राअत में बड़े बड़े नाम हैं, जो ज़राई शोबे के बड़े नाम हैं, उनमें से कितनों पर कितना टैक्स लगाया है। जो रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े बड़े नाम हैं, उनकी इनकम पर कितना टैक्स लगाया है। जो बड़े रिटेलर्स हैं, उन पर कितना ये टैक्सेस में इजाफा हुआ है। जी, ये बात बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, रिटेलर को हम लेके आ रहे हैं टैक्स नेट में, तकरीबन 30-32 हज़ार रिटेलर पहले शामिल हो चुके हैं। हम उन बाकियों को भी मोटिवेट करके ज़्यादा रिटेलर को शामिल करेंगे। जो बड़े बड़े आपने कहा कि प्रॉपर्टी वाले हैं, उन पे तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्स का इजाफा हुआ है। बड़े बड़े प्रॉपर्टी वालों को जिस तरह कोई करेगा 10 करोड़ से ज़्यादा होगा किसी की प्रॉपर्टी की सेल परचेज, उस पर क्या है, कोई 20 करोड़ की करेगा तो तब क्या होगा, उस पर तो हमने बढ़ा दिए टैक्स प्रॉपर्टी वालों को। हाँ, अलबत्ता आप एग्रीकल्चर का ज़रूर कह रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ भी हुई है और हम उस पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये सूबाई टैक्स है, ये जो है वो सूबे वसूल करते हैं और एग्रीकल्चर मेनली। लेकिन एग्रीकल्चर की जो आमदन है उस पर भी हमारी हुकूमत गौर कर रही है कि ज़्यादा अब बाकी एग्रीकल्चर भी टैक्स आना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज देख लीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये सारे इतराज़ कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा तेज़ी 2 दिनों में हुई है। ये इंडस्ट्री के ही लोग हैं ना, इंडस्ट्री है जो प्रॉफिट कमाती है।
सर वो उसका वजूहत है, वो चूंकि बजट से पहले एक हफ्ते में 3-3.5 पॉइंट्स नीचे गई थी, तो वो एक रिकवरी जरूर हो गई है, लेकिन वो उससे पहले वो नीचे भी जा रही थी, तो वो बजट के आसपास वो एक करेक्शन रहती है। मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूं। तो जो रिकवरी हुई है आज देखिए ना, आज भी तो हाईएस्ट आज क्रॉस कर गया 77,000 को। चलें इस पर हम मजीद भी जरा बात करते हैं। जरा मैं बसरा इंडेक्स पहली बार हुआ है पाकिस्तान। बसरा साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बसरा साहब, ये बजट, ये इसके टैक्सेस, कैसर साहब ने सबकी वजाहतें भी दे दी हैं, अब आपका और आपकी जमात का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये बजट तो मेरी नज़र में ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मन बजट है। इन्होंने ये जो अवाम के गैर मुंतखब लोग हैं, जो वोटों से मुंतखब होके नहीं आए, इन्होंने अवाम पे खुदकुश हमला कर दिया है। इस बजट के नतीजे में ऐसा महंगाई का सैलाब आएगा, ऐसी बेरोजगारी का सैलाब आएगा जो थम नहीं सकेगा। इससे मुल्क में इंतशार बढ़ेगा, अफरा तफरी बढ़ेगी। उसकी वजह यह है स्वाय मरने, अब तो मरने पे भी टैक्स लग गया है। कोई जमाना होता था मरने पे टैक्स नहीं होता था, अब तो जो आदमी मरेगा वो भी टैक्स अदा करेगा। बाकी ये जो पाकिस्तान की अशराफिया है, उनका क्या लेना देना, उनको क्या इस बात का अंदाजा हो कभी उन्होंने अपने पैसों से जाकर कोई खरीदारी की हो, या उनको ये पता हो कि आटा, चीनी, घी, दाल, पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये क्या हालात हैं। ये तो आम इंसान का कबाड़ा कर देगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि इन लोगों को मुसल्लत किया गया है, ये खुद तो आए नहीं है। अब जो IMF ने बजट दिया है, IMF ने बजट तैयार किया, IMF के बंदे ने, वज़ीर खजाना ने पेश किया, तो इसलिए आप क्या तवक्को रखते हैं? उसकी वजह आप ये देखिए कि जो आपका आम आदमी है, जो तनख्वाहदार है, जो दिहाड़ीदार है, जो सरकारी मुलाजिम है, जो आपका किसान है, सब के सब इस बजट के नतीजे में वो सब लोगों को ऐसे हालात होंगे कि लोग, आम आदमी जो बेचारा अपने बच्चों के लिए तालीम, सेहत, रोजगार, उनके खाने पीने का वो बंदोबस्त नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे भाई वो कहते हैं ना, जिन्हों के कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। शेख साहब के साथ मेरा जाती तल्लक है। शेख साहब से मैं कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान इस वक्त 8-10% अशराफिया है जिनका ये मुल्क रह गया है, बाकी तो मेरे भाई इस वक्त लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसलिए आप देख लीजिएगा कि ये बजट अभी तो, और आपको मैं खबर दूं जी, ये तो अभी इन्होंने वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अभी ये और टैक्सेस लगाएंगे और मिनी बजट आएंगे। उसकी वजह इन लोगों ने पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया है, जो क्रिमिनल एलीट है, उन्होंने पाकिस्तान को चिरागा समझा हुआ है। पाकिस्तान में अवाम है वो, उन्होंने ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम वो यहां पर टैक्स दे, ये उस टैक्स पे याशियां करें और दुनिया के कोनों में, दुनिया में जाके ये अपनी जायदादें बनाए। आप मुझे बताइए ना, यहां पर जो गरीब 50,000 वाला भी जो बात कर रहे थे, उसमें तो आपने टैक्स लगा दिया, उसकी तो आप कह रहे हैं हम सिम बंद कर देंगे। भाई आपने पूछा है, ये जो दुबई लीक्स आई हैं, जिन जनरल्स का और जिन अपना मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन लोगों की जो जायदादें आई हैं वो कैसे बनी है? पनामा लीक्स में जो जायदादें आई थी वो कैसे बनी है? एवन फील्ड के अपार्टमेंट जो है, जो आप कहते थे कि कतरी लेटर है, कभी कुछ कहते थे, वो कहां से बनी है? वो इनसे कोई नहीं पूछेगा। और बदकिस्मती क्या है, बात अभी शेख साहब कह रहे थे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। ओ भाई, आपका अपना इन्वेस्टर भाग रहा है, सही, आपका अपना कारोबार, क्योंकि कैसर साहब तो बिजनेस कम्युनिटी को भी ज़ाहिर रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसर साहब इससे मुतालिक जरा क्या सोचते हैं और उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अब ये सारे पॉइंट्स इन्हीं के सामने रख देते हैं। तो कैसर साहब, ये जो बसरा साहब कह रहे हैं अभी दुबई लीक्स आई, कितने लोगों से पूछा गया कि ये पैसा कैसे बाहर गया था, उस पर किसने कितना टैक्स अदा किया था? जो हुकूमती खर्चे होते हैं, अगर वो भी उस पर सही से कटौती की जाए तो कोई 500, 600, 700 अरब उससे भी बचाया जा सकता है। कितनी वजारतें कम की गई हैं या उसमें लोग कम किए गए, या कितने बिजली के फ्री यूनिट और गैस के यूनिट्स और जो एयर टिकट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, इनमें से किस किस चीज़ पर कितनी कटौती इन 100 दिनों में हुई है? जी, पहली बात तो ये है, ये जो दुबई लीक आई है ना जी, उस पर बिल्कुल चेकिंग होगी, इंक्वायरी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। उसको ऐसा नहीं, जिसने लीगली किया है, जो कि कानून के तहत जिसने अपनी जायदाद वहाँ बनाई है, वो तो ठीक है, अदरवाइज सारी इंक्वायरी होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात आपने पूछी कि हम सब मिनिस्टर्स ने पहले दिन ही कहा था, तमाम
मुल्क की कैबिनेट, एक तो छोटी कैबिनेट रखी गई है, दूसरा पहले दिन ही हमने कहा था कि कैबिनेट का कोई 1 रुपया भी तनख्वाह कोई मेंबर नहीं लेगा। तो अपने आप से शुरू किया हमने, और हम और भी इस पर ऑस्टेरिटी मेजर करेंगे। हम कई इदारे ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा कि PSDP जो है वो तो के लिए थे ना जो इदारे कि वो जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे तरक्याती प्रोग्राम, तो हमने उनको इदारों को ही ख़त्म कर रहे हैं ताकि जो जिसमें करप्शन हुई है, करप्शन है पाकिस्तान में बहुत बड़ी हर लेवल पे। मेरी अपनी तनख्वाह वाली आपने बात की, चलें शायद आप तो छोड़ दें, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तनख्वाह से बड़े बड़े जो अलाउंसेज होते हैं जो फिर आवाम पर बोझ की सूरत में पड़ते हैं, और वो टैक्स के पैसों से ही वो सब जा रहा होता है, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त एयर टिकट्स वगैरह, तो ये इनको कम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ होता तो वजीर खजाना साहब आते और बताते, क्लियर करते कि जी इससे हमने इतनी बचत की है सालाना। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें अभी शुरू तो अभी हुआ है, बचत तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मिनिस्टर्स नहीं ले रहे अपनी जेब से, मैं अपनी जेब से हर खर्च कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, सिर्फ मैं टिकट ज़रूर जब मैं आता हूँ किसी मीटिंग के लिए तो टिकट, बाकी मैं अपनी लॉजिंग भी खुद करता हूँ। अच्छा। किसी किस्म का हम वहाँ कोई चार्जेस नहीं ले रहे, बिजली का बिल भी खुद भरूंगा, अपने घर का भी किराया भी भरूंगा जो मिनिस्टर। ये देखिए, ये अब ये बातें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हम तो अपने ज़ात से शुरू कर रहे हैं, हमारे और मिनिस्टर्स भी नहीं ले रहे, वो ऑफिस के एक्सपेंसेस भी नहीं ले रहे। बाकी ये रहा कि ऑस्टेरिटी मेजर ज़रूरी चीज़ है, आप सही कह रहे हैं। हम जो ये इदारों को जो नुकसान देने वाले हैं या जो ठीक तरह नहीं चल रहे उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं या PP पब्लिक प्राइवेट मोड में ला, आप देखेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ज़रा अप्रिशिएट करें, कभी तो किसी की मेहनत को भी सराह लेना। तो अगर वो काम कर रहे हैं और वो बेहतरी आएगी, आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है, जैसे इकोनॉमिक फिगर्स बेहतर होंगे, ये माशी अशारिये होते हैं, ये बेहतर आज 12% हो गई, लेकिन वो मंथली बेसिस पे हुई है ना, वो अगर साल का एवरेज निकालें तो वो 24 से ज्यादा है। जरा बसरा साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है बसरा साहब को यकीन नहीं आ रहा आपकी गुफ्तगू पर कि कैबिनेट हो रही है ना, देखिए मंत्री तनख्वाह हो रही है तो बतदरीज हो रही है। बाप जहांगीर, अगले साल हमारा टारगेट 12% का है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं हासिल होता है नहीं होता। हो गई ना, कमी आनी शुरू हो गई। शेख साहब चलें, पॉइंट आपका आगे जरा। जी बसरा साहब, यकीन आ रहा है आपको जो शेख साहब का एहतराम है। मैं आपको खबर दे दूं, जिस दिन दुबई लीक्स आई हैं उससे अगले दिन FBR में जो DG प्रॉपर्टीज होता है, जो इन चीजों को देखता है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, बताइए मुझे कौन इसकी तहकीक तफ्तीश करेगा। दूसरी बात, आप यहां पे 85 अरब का डाका पड़ा, ये गंदम वाला, तो काकड़ ने क्या कहा, उसने कहा अगर किसी ने मेरे पे इल्जाम लगाया ना, मैं ये 47 के जो फार्म के नमूने हैं ना, सबकी हैसियत औकात बता दूंगा। वो खामोशी हो गई। आगे चले, 46 अरब का डाका पड़ा है कोयले के अंदर, साहिवाल के कोयला वाक प्लांट पे, क्या उसकी कोई बात हुई? मैं तो सिर्फ शेख साहब से एक गुजारिश करता हूं, शेख साहब आप एक काम करें कि ये जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, जिनका पैसा बाहर पड़ा है, उनको कहें खुदारा अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, तो हम समझेंगे कि ये संजीदा है जो बात आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये यहां पर आप मुझे बताइए, हैरानगी हमें तब होती है कि दुनिया के किसी कोने में जायदादें निकले, उसमें शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का नाम ना हो, तो हम परेशान और हैरान हो जाते हैं। आप बताइए, क्या इन दोनों खानदानों के अलावा क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान की कोई जायदाद निकली कहीं पे? बात सिर्फ इतनी है अरबाब भाई, यहां पर बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो मखसूस अशराफिया है, जिसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके अंदर आपका कारोबारी टोला है, जिसके अंदर ये 2-3 खानदान है, या जजेस हैं या जनरल्स हैं, जो भी हैं, जिसने भी माल लूट के पाकिस्तान से ले गया है, क्या आज तक उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहां पर मुझे बताइए कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी गरीब क्यों नहीं हुए? ये अमीर से अमीर तर हो गए और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया। उसकी वजह बस साहब, आपके पास बहुत सारी अंदर की खबरें हैं, तो ये जो कैसर साहब कह रहे हैं कि कैबिनेट मेंबर्स ना तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, ना कोई और मुराहत ले रहे हैं, ना कोई पेट्रोल, तो ये इससे मुतालिक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है? फिर जरा मैं कैसर साहब तो कैसर शेख साहब की बात क्योंकि वो खुद कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि वो नहीं ले रहे होंगे। और मेरे भाई, अगर यही जो पाकिस्तान के शराफिया 7-8 बार ये खुद बारियां ले रहे हैं, अगर ये इन्होंने डाके ना डाले होते, इन्होंने चोरियां ना की होती,
हमें तो बताया गया कि 17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है मियां शहबाज शरीफ के। मियां शहबाज शरीफ ने क्या कहा, मुझे तो नहीं पता मेरे बेटों के अकाउंट में कौन पैसे डाल गया है। मरियम बीबी ने क्या कहा, मुझे तो नहीं पता। मेरे पास बस साहब चूंकि बिल्कुल आखिरी मिनट है, चंद सेकंड्स बाकी रह गए, तो अब ये कैसर साहब, ये जो आपने ये बात की कैबिनेट मेंबर्स की, एक अगर आप मशवरा दें वजीर खजाना औरंगजेब साहब को कि वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे फिगर्स बताएं और ये भी बताएं कि माहाना और सालाना फिर वो कितनी कितनी बचत कर रहे हैं, जब कैबिनेट मेंबर्स तनख्वाह भी नहीं ले रहे, पेट्रोल भी नहीं ले रहे, बिजली गैस भी नहीं ले रहे, ताकि कौम को पता तो चले आप और आपके साथी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, जी 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 कैसर साहब। जी देखिए, बसरा साहब मेरे बहुत ही करीबी साथी हैं और मैं देखिए ना, ये बातें करें, इनका राइट है बात करने का। अब मुझे ये सिर्फ बताइए कि इनकी हुकूमत रही है साढ़े तीन साल रही है, पौने 4 साल। अब अगर ये कोई कानून, ये देखिए ना, किसी ने बाहर अगर जायदाद बनाई है या उसके पास बाहर पैसे हैं तो कानून के मुताबिक है, तो वो तो ठीक है, मैं रख सकता हूँ। अगर मेरे पास ऑफिशियल पेमेंट है मेरे कानून के मुताबिक। ये पीटीआई ने कोई कानून में तब्दीली की है क्या? कानून इन्होंने खुद इनके दौर में क्यों नहीं उस कानून को, मैं समझता हूँ ये सही कानून है। किसी को अगर आप इजाजत नहीं देंगे कि बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करे, तो हमें तो सबसे ज्यादा बाहर वालों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बाहर वाले कैसे लाएंगे? अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर मेरा कारोबार कहीं भी मुझे अच्छा लगता है। मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।